नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। शो की शुरुआत महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के इस फेमस कोट से करना चाहूँगा कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को समझना सबसे मुश्किल चीज़ है और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। और ऐसा ही कुछ जीएसटी के बारे में भी कहा जा सकता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने जीएसटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जीएसटी की जिस गुत्थी को बीते 5 सालों में धीरे धीरे करके सुलझाया जा रहा था, एक बार फिर उलझती दिख रही है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसका असर क्या होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट और मामला समझते हैं। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। 1 जुलाई 2017 ये वो तारीख है जब देश में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के इतिहास में सबसे बड़े रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। देश में जीएसटी लागू हुआ था, जिसके अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों के सफर में जीएसटी ने नियमों और दरों में कई बदलाव देखे। इसकी जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल को दी गई, जिसका फैसला अंतिम होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जीएसटी काउंसिल की जरूरत पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल के प्रस्ताव को मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्सेशन के मुद्दे पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकार बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 246A और आर्टिकल 279A का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का प्रस्ताव सामूहिक चर्चाओं का नतीजा है, लेकिन किसी एक संघीय इकाई का हिस्सा हमेशा ज्यादा हो अनिवार्य नहीं है। जीएसटी काउंसिल को समाधान देने के लिए सामंजस्य बिठाते हुए काम करना चाहिए। Justice Chandrachud read out has a very beautiful extract and narrative of how the GST Council functions. He has gone into the fact that this is not really a contested exercise, but it's a deliberative exercise because the GST Council comprises of members from other states also. It is not that they decide by unanimous decisions. It's a decision which requires 3/4 majority. There is a complete, in fact, he has inbuilt a democratic feature within the GST Council to now ensure that this is not a field for political parties to bring in their internal vendettas, but for them to cohesively work, raise dissent wherever required, and states to have an equal say in the GST Council, so that whatever decision the GST Council now takes will be a more deliberative exercise which probably the states will be more ready to adopt. ये समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गुजरात हाई कोर्ट के 2020 के फैसले को बरकरार रखते हुए आया है। तब गुजरात हाई कोर्ट ने मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के तहत समुद्री माल आयातकों पर आईजीएसटी लगाने को गलत ठहराया था। अब सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई इंपोर्टर जो विदेश से समुद्री मार्ग के जरिए माल मंगवाता है और उस पर माल भाड़ा देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जिन भारतीय इंपोर्टर्स ने ये टैक्स दिया है वो रिफंड के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आने के बाद तमाम तरह के सवाल और कयास लगाए जाने लगे हैं। सवाल ये उठने लगा है कि अगर राज्यों के ऊपर फैसले बाध्यकारी नहीं हैं, तो जीएसटी काउंसिल की जरूरत क्या रह जाती है? क्या राज्य इस फैसले के बाद उत्पादों पर अलग अलग टैक्स लगाना शुरू कर देंगे? साथ ही अब तक के जीएसटी काउंसिल के फैसलों को अगर कोर्ट में चुनौती दी गई तो क्या होगा? क्या विरोधी राज्य खुलकर जीएसटी काउंसिल के फैसलों का विरोध करेंगे और अपने हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो ऐसे में वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना का क्या होगा? ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव मल्होत्रा, जीएसटी एक्सपर्ट, जेके मित्तल सुप्रीम कोर्ट के वकील, और राजेश सिंह, ईटी नाउ स्वदेश से खुद जुड़ चुके हैं। राजेश सर, आपने तो सालों से जीएसटी को फॉलो किया है। जो बात नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में कही, गुड एंड सिंपल टैक्स,
जो वन नेशन वन टैक्स की बात हुई, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट ही होता जा रहा है और इस फैसले का असर आप इस कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते हुए देखते हैं? बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे नहीं। रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। उस फेडरल स्ट्रक्चर को जीएसटी काउंसिल के तहत नहीं तोड़ा जा सकता है, उनका ये कहना है। लेकिन जब जीएसटी बिल बना था तो वो बिल पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था और उसको सभी राज्यों ने अडॉप्ट किया था, यानी हर राज्य उस बिल को मानेंगे। तो अगर कोई राज्य अगर किसी भी तरह का बदलाव करता है तो ये प्री रिक्विजिट होगा कि उन्हें जीएसटी काउंसिल पे पहले आना होगा, वहां से परमिशन लेके ही उसे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, इस पे सवाल उठते रहे हैं। जैसे तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो 43rd मीटिंग हुई थी जीएसटी की पिछली, उसमें कई सवाल उठाए थे। उनका सवाल ये उठाना था कि केंद्र ही आईजीएसटी सारा कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स सारा केंद्र कलेक्ट करता है, उसके बाद राज्यों को दिया जाता है। ये देखने का मामला आया था कि केंद्र कई बार डिले करता है पेमेंट में राज्यों को, तो राज्यों को दिक्कतें होती है। उनका ये भी कहना था कि केंद्र ये कहता है कि हम 42% डिवॉल्व करते हैं राज्यों को, लेकिन उसका ये कहना है कि केंद्र जो उससे कई गुना उससे ज़्यादा पैसा सेस लगा के इनकम टैक्स में कलेक्ट कर लेता है। तो टकराव है केंद्र और राज्यों के बीच में। और ये भी है कि जब जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला मेजॉरिटी के आधार पर किया जाता है, 2/3 मेजॉरिटी अगर हो जाती है, तो अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की सेंटर में भी सरकार हो और सपोज कर लो 15-18 राज्यों में भी सरकार हो, तो वो फैसला उनके हक में हो सकता है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब तक हर जीएसटी काउंसिल के जो मीटिंग हुई है, जो भी फैसला हुआ है, वो कंसेंसस के आधार पर हुआ है। तो लेकिन सर, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये सवाल मैं संजीव मल्होत्रा से लेना चाहता हूँ, जो हमें राजेश सर ने बात बताई, संजीव सर, कि अब जीएसटी काउंसिल की भूमिका पे क्या सवाल उठ सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि अभी तक तो ये लगता था कि जो जीएसटी काउंसिल ने माना है वही इनैक्ट होगा, पर क्या अब स्टेट्स इंडिपेंडेंटली जीएसटी रेट्स कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो वन नेशन वन टैक्स का आधार कैसे रहेगा? जीएसटी काउंसिल की पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये किस कंटेक्स्ट में आया है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें हैं वो बाध्य नहीं है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन मानने के। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी काउंसिल ने अगर कुछ चीज रिकमेंड नहीं की, वो उस पर भी लॉ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारों को लॉ बनाने के लिए जो चीज रिकमेंड की गई है उसी पे ही लॉ बन सकता है। अगर सरकारों का उस पर कोई पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन के बाद पार्लियामेंट या असेंबली में सरकारों ने ये डिसीजन लिया कि इस पे इस तरह से लॉ नहीं बनाना, तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन दोबारा सीक करेंगी उस लाइंस पे जैसा वो चाहती हैं। लेकिन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बिना कोई लॉ नहीं बन सकता। और जीएसटी काउंसिल बॉडी है जिसमें कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों सम्मिलित है और दोनों फैसला देती हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव उस पर करना है, वो पार्लियामेंट या असेंबली में डिस्कशन होनी है, उस डिस्कशन से फाइनल होना है। तो टू दैट एन एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया वो बाध्य नहीं है। इसको यहीं तक देखना चाहिए, इसको ये नहीं मान के चलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पे ही केंद्र या राज्य उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब हम जेके मित्तल सर आपके पास आना चाहेंगे। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो कुछ राज्य जो अपोजिशन के राज्य हैं, वो अगर जो सवाल उठा रहे हैं कि जो मेजॉरिटी के आधार पर जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होता है, उस डिसीजन को अगर उनका अगेंस्ट भी हैं तो भी वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके लिमिटेशंस उन पर बाध्यता रहती है कि मेजॉरिटी डिसीजन से इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या ये इसमें किसी तरह के बदलाव को लेकर राज्य अपने असेंबली में कुछ कर सकती है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट और जो स्टेट की असेंबली है वो सुप्रीम पावर होती है लॉ बनाने के लिए। जो प्राइमरी लॉ बनता है वो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि ये हमारी कंटेंशन भी थी जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही थी, काफी महीनों तक बहस चली, तो हमारी कंटेंशन ही ये थी कि पार्लियामेंट जो है अगर इसकी रिकमेंडेशन बाध्य कर देंगे तो पार्लियामेंट फिर फंक्शन कैसे करेगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल इज नॉट द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है लॉ बनाने के लिए। इसी तरह स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आज यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन होती है वो सिर्फ रिकमेंडेशन है, लेकिन स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली अपना जो भी सोचेगी वैसा ही लॉ बनेगा। लेकिन अब जहां तक बात आती है, जब जीएसटी का जैसे उदय हुआ
उस टाइम सिचुएशन जैसी थी, जरूरी नहीं है जैसा आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि सिचुएशन वो रहेगी, सेंटर में स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की हो सकती है, तो कभी न कभी ये तकरार आ सकती है। तो ये क्लैरिफाई हो गया, कभी ऐसी तकरार आए तो इंडिपेंडेंटली वो अपना जैसे सोचे वैसा बना सकती है। तो इसका जो फंक्शन था, अगर मेरे से पूछो, जो 279A में जीएसटी काउंसिल बनी है, इसका फंक्शन वो नहीं था जैसा आजकल चल रहा है कि हर वीक या हर महीने, हर 10 दिन में जीएसटी काउंसिल मिलती है, छोटा छोटा डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है, जैसे कलर की बॉडी होती है ऐसे करते हैं कि आज जीएसटी की डेट बढ़ा देंगे, आज कोई सर्कुलर निकाल देंगे, आज किसी को पेनल्टी लगनी है नहीं लगनी है, जीएसटी काउंसिल फैसला करेगी। जीएसटी काउंसिल के प्रीव्यू में भी मेरे मायने में सारी फंक्शन आते ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे स्टैच्यू को तो उनका यही था कि एक ड्राफ्ट मॉडल लॉ बनाएंगे, जो उन्होंने बना दिया 2017 के अंदर। उसके बाद उनको कभी एग्जम्पशन देनी है तो बैठ के फैसला कर लेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, जैसा सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है 279A के। या फिर उनको कोई रेट ऑफ टैक्स में है तो एक कंसेंसस बनाए वहां बैठ के, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अगर नहीं भी बनेगी या कोई स्टेट चाहेगा तो वो ऐसा करेंगे। आने वाले समय में हम देखेंगे ऐसा होगा, क्योंकि जिस स्टेट की या जिस राज्य सरकार की जैसी राजस्व की नीड होगी, वो वैसा करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि ये इशू कैसे हुआ, ये प्राइम इशू था नहीं इस पिटीशन का, ये बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने बार बार ये आर्ग्यू किया, जैसा आज जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा भी कि दिस वाज आर्ग्यूड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया, कि इनकी रिकमेंडेशन जो होती है वो मैंडेटरी है, पार्लियामेंट को माननी पड़ेगी। अगर पार्लियामेंट इनकी रिकमेंडेशन मानेगा तो आर्टिकल 265 जो होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बिना अथॉरिटी के टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, उसका फायदा क्या होगा। पार्लियामेंट जो फंक्शन करती है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी, किसी के कहने पे फंक्शन करेगी या पार्लियामेंटर अपने आप सोच के फंक्शन करेंगे। तो उन्होंने वो क्लैरिफाई कर दिया। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन इन दिस जजमेंट, वेरी गुड। संजीव सर, ये मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन राजेश सर मैं आपसे पहले समझना चाहता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जीएसटी काउंसिल की कोई रिकमेंडेशन आई है, वो कोई स्टेट है, वो चाहे तो ना मान सकता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि आज के ज़माने में ये बड़ी बात होती है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में, फ्यूल जीएसटी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और अक्सर जब हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि अरे सब नहीं मानेंगे। तो वहाँ पे क्या अब ये हम ये देख सकते हैं कि कुछ स्टेट हाँ कर दें तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो स्टेट ना करे वो अपना एक अलग डिसीजन ले सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी हम मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम जीएसटी में ही नहीं है। हाँ। जीएसटी का पर्पज है वन नेशन वन टैक्स। अगर ऐसा होता तो अभी जैसे पेट्रोल पे वैट सभी राज्य अलग अलग वैट लगा रहे हैं, तो फिर हम उसी रीजन में, तो फिर जीएसटी में आया ही नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जीएसटी में अगर रेट डिसाइड होता है या किसी को लाना है या नहीं लाना है, ये सभी स्टेट्स के कंसेंसस से होता है। लेकिन वहां भी ये है कि मेजॉरिटी के आधार पर अगर 2/3 स्टेट्स राजी हो जाते हैं, तो अगर 1/3 स्टेट राजी नहीं भी हैं तो भी वो लागू हो जाता है, और बाकी जो 1/3 स्टेट है उन्हें मानना पड़ता है वो डिसीजन, क्योंकि वो जो जीएसटी का प्राइमरी बिल है जो मित्तल साहब बता रहे थे, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो संजीव सर, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अब देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग टैक्स बन सकते हैं, तो इसका असर क्या होगा? अब इससे क्या फर्क देखने को मिलेगा अब जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी या जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होगा? क्योंकि एक चीज़ जो मैंने राजेश सर से पूछी, उनका कहना है कि अलग अलग जीएसटी रेट्स तो नहीं होंगे, तो इसका असर कहाँ आएगा? अगर आज भी हम देखें कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे टैक्सेशन के बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर के इश्यूज है, जैसे रिटर्न्स को कैसे स्क्रूटनाइज किया जाए, कितने रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया जाए, ये अभी भी स्टेट वाइज सेपरेट करती हैं। जो फंक्शन है, उसके मैकेनिज्म है, उसको रेगुलेट करने का, वो स्टेट अपने अपने अलग अलग दायरों में ऑपरेट करती है। लेकिन जो बेसिक है कि किस पे टैक्स लगना चाहिए, किस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये जो ऐसे मेजर इश्यूज हैं, जो एक्ट के इश्यूज हैं, उस पे अलग अलग स्टेट काम नहीं करेगी, वो उसके रिकमेंडेशन के दायरे से ही चलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है, मित्तल जी भी इस बात को कह रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस पे कोई तकरार नहीं आएगी। तकरार किस पे आ सकती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बेसिस पे, प्रोसीजर्स के बेस पे आ सकती है। लेकिन तकरार बेसिक जो इश्यूज हैं, उस पे रेट्स का इशू हो गया, टैक्सेशन का इशू हो गया, जैसे आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कहा है, इस पे जीएसटी में लाना या नहीं लाना,
ये इश्यूज बिना जीएसटी रिकमेंडेशन के, बिना यूनिफॉर्मिटी के टैकल नहीं होंगे। लेकिन संजीव जी, दूसरी चीज जो मित्तल साहब अभी बता रहे थे, उनका जो कहना था, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं कि जो स्टेट्स ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उन ऑब्जेक्शन उन्हें क्या रिजोल्यूशन मिलेगा? नहीं, स्टेट ने अगर कोई मेरिट्स पे ऑब्जेक्शन लगानी है, टैक्स रेट पे लगानी है, वो जीएसटी काउंसिल में अपना पक्ष रखेंगी, जीएसटी काउंसिल के बाहर नहीं रखेंगी। जो बिल है उसके बाद मेजॉरिटी पे डिसीजन होता है, अगर मेजॉरिटी में वो नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, तो उनके पक्ष का को कितना महत्व मिलेगा? उनके पक्ष ऐसा उसके बाद मैटर जाते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में डिस्कशन के लिए। अगर उस डिस्कशन में कुछ वेरिएंस आता है, असेंबली या पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात खड़ी होती है, तो वो दोबारा फिर उनको जीएसटी काउंसिल में आना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया वो स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट उसको पास कर दे, ऐसी चीज नहीं हो सकती, मेरा ये मानना। चलिए संजीव सर, जेके मित्तल सर, आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूंगा, क्या इस फैसले के बाद क्लैरिटी बढ़ेगी? या देखिए, कई बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ निकल के ही नहीं आता है, वो मीटिंग हो जाती है, उसके बाद केवल बयानबाजी होती है क्योंकि कंसेंसस नहीं आ पाता। जैसे राजेश जी ने कहा कि 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है। अब इस फैसले के बाद, और जो सवाल राजेश सर ने भी उठाया है कि स्टेट्स अगर ऑपोजिशन उठा रहे, तो क्या जो लॉक जैम होता है वो और बढ़ेगा, या थोड़ा सा ये ट्रैफिक जैम क्लियर होगा और जल्दी थोड़ा से फैसले आएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे को लगता है कि आगे सिचुएशन ठीक होने वाली है। जीएसटी काउंसिल जो है वो इतनी ज्यादा मीटिंग नहीं करेगी जो उनको जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है 17 तारीख को, और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे हमने रिटर्न की डेट बढ़ा दी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई है कोई, उन्होंने डेट भी बढ़ा दी है। झूठ लिख देते हैं वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, और वो बाद में कभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें वो प्रस्ताव लेके आएंगे। अब आप कैसे लिख सकते हैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे? संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि अभी नोटिफिकेशन आया, पढ़िए, मैंने अभी निकाला है नेट पे, उसमें लिखा हुआ है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट। और मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे कि कितने सारे ऐसे दस्तावेज हैं, कितने नोटिफिकेशन इशू किए हैं जिसमें लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, जबकि जीएसटी काउंसिल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। वो मीटिंग बाद में होती है 6 महीने के बाद, उसमें लिख देते हैं हम पुरानी बातों को भी रेकमेंड, चलो अप्रूव कर देते हैं। ये फंक्शनिंग जो है मेरे मायने में अभी एक एंड नहीं है इस लिटिगेशन का। जीएसटी काउंसिल के इशू तो अभी हमने दूसरे और लिटिगेशन में रेज किए हुए हैं। जीएसटी काउंसिल जो फंक्शन कर रही है वो अपना जो परव्यू है उससे बियॉन्ड कर रही है। जीएसटी काउंसिल ये मान के चल रही है कि सब कुछ हमें करना है डिसाइड, कि किसको केस डिसाइड करना है, किसको स्क्रूटनी करनी है, क्या नोटिफिकेशन देना है। जीएसटी काउंसिल हर महीने में इतना तो कोई जो जीएसटी का मॉनिटर करने वाला ऑफिसर भी दुखी नहीं करता है। ऐसे जीएसटी काउंसिल इस पर्पज के लिए बनी नहीं, इसके ऊपर एक बहस चलेगी। मैं तो एसोचैम के अंदर पिछले 2 साल से कह रहा हूं हमें बहुत बड़ी बहस करनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल अपना जो इसका उत्तरदायित्व था उससे बियॉन्ड काम कर रही है। उनको ये उत्तरदायित्व दिया ही नहीं गया है कि हर जगह वो अपना दूसरा एक और है जिसपे यही चीज हम बता रहे थे कि तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 43rd जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, यानी कि लास्ट मीटिंग, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, इसी तरह के मुद्दे उठाए थे कि अगर सेंटर सारा टैक्स वसूलता है तो वहां पे वो इनकम टैक्स भी वही वसूलता है, आईजीएसटी भी वही वसूलता है, जो नोटिफिकेशन आते हैं उनसे बिना कंसल्ट किए दिए जाते हैं। 3 महीने में एक बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, लेकिन नोटिफिकेशन जो वो हफ्ते 10 दिन में आते रहते हैं, तो वो कैसे कंसेंसस हो सकता है? मल्होत्रा जी, आपका कमेंट जानना चाहेंगे इस पर। ये जो एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो मित्तल जी ने रेज की है कि ये नोटिफिकेशन इशू हुई जिसमें ये डेट एक्सटेंड की गई। ये डेट एक्सटेंड की गई थी जो 20 को सिस्टम में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण उसको एक्सटेंड की थी, और ये फैसला सीबीआईसी के चीफ ने लिया। अब ये डेलीगेटेड फैसला है। अब इसमें एक बहस का मुद्दा तो सर्टेनली है कि जीएसटी की रिकमेंडेशन तो हुई नहीं, लेकिन ये फैसला रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी वाला जो फैसला है, ये फैसला क्या जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग के बिना, उनकी रिकमेंडेशन के बिना लिया जा सकता है कि नहीं? अब ये जो सीबीआईसी जो बॉडी है, जो भारत सरकार की बॉडी है, क्या वो ये फैसले लेने का हकदार है या नहीं? ये सर्टेनली एक बहस का मुद्दा है। और क्या ऐसी चीजों मुद्दों के लिए जीएसटी काउंसिल को पिचिंग करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन सीख करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजरल इशू है। तो इस इश्यूज के लिए बहस, सर्टेनली बहस होनी चाहिए और ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए।
राजेश सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए जितनी बात मेरी आपसे और बाकी हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनसे बात करके समझ आ रही है, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा इस फैसले के बाद? देखिए अभी आपसे कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय से कुछ क्लैरिफिकेशंस आने वाला है। वो क्लैरिफिकेशन आने के बाद हम आपको ज्यादा कुछ बता पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार है कानून बनाने के लिए। अगर कोई राज्य ये फील कर रहा है कि उसके अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है, तो वो इसके अगेंस्ट जा सकता है और जीएसटी काउंसिल का जो भी रिकमेंडेशन होगा उनके लिए परसुएसिव नेचर होगा। वो उनका रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होगा उन पर। चलिए जेके मित्तल सर, यही सवाल मैं आपसे कैरी ऑन करता हूँ। ऑर्डर तो ये है, इम्पैक्ट क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? मेरे हिसाब से अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ज्यादा विजिलेंट हो जाएंगी। वो कहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से हम बाध्य नहीं है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ऐसा पहले महाराष्ट्र ने भी किया कि जो सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है जीएसटी में, हम क्यों माने, क्योंकि वो एक तरफा इश्यू करते हैं, एक तरफा नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, किसी से नहीं पूछते। और मैं संजीव जी से एक बात में डिफर करता हूं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सीबीआईसी की बात नहीं है, उसमें लिखा हुआ जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया। आप नोटिफिकेशन पे झूठ कैसे लिख सकते हैं? आप झूठ लिख रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई, 2 दिन पहले क्या मीटिंग हुई है? उन्होंने लिख दिया डेट बढ़ा दी है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये तो बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक ऐसा जीएसटी का स्ट्रक्चर चल रहा है जो कभी ना कभी ढह जाएगा। हम जीएसटी काउंसिल को ज्यादा पावर दे रहे हैं जो जिसके लिए जीएसटी काउंसिल बनी नहीं थी। अगर आज अरुण जेटली जी होते हमारे बीच में तो वो शायद बताते इसके ऊपर। जीएसटी काउंसिल का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना था, बस उसकी जब भी मीटिंग होनी है कि कोई खास विपत्ता आ जाए, कोई खास टैक्स लगाना है, क्लाइमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई टैक्स लगाना है या फिर कोई स्पेशल एग्जम्पशन देनी है। अदरवाइज जीएसटी काउंसिल बस एक बार बन गई, खत्म हो गया उसका उत्तरदायित्व। उसका ये नहीं है कि 24 घंटे वो चलती रहेगी। और मेरा एक और मानना है इसके अंदर, जो लॉ बनाया था मॉडल लॉ, उसमें भी एक बेसिक कमी है जिसके ऊपर हमने एक बार केस जीता बहुत पहले कि क्या जो सीएजी होता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ऑडिट कर सकता है प्राइवेट पार्टी का? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है जीएसटी काउंसिल की वो साफ डिफाइंड है, लेकिन जीएसटी जो लॉ बना उसमें हर सेक्शन में लिख दिया गया है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे हम ये करेंगे, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे क्या करेंगे। इसका मतलब जीएसटी लॉ ने जीएसटी काउंसिल को पावर दी है। एक तरफ जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लॉ बनाया गया। इसमें इतनी खामियां हैं। आगे अब आप देखिए जीएसटी के अंदर जितना लिटिगेशन हो गया 5 साल में, उतना पीछे 70 साल में इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं हुआ है। तो क्या जीएसटी इस वजह से बना था? इसके ऊपर मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं और हम पूरी तरह से एग्री हैं बातों से। लेकिन संजीव मल्होत्रा जी, क्या आप एग्रीड हैं मित्तल साहब की बातों से? क्योंकि बहुत ज्यादा लिटिगेशन हो रहा है और इससे ज्यादा जीएसटी काउंसिल में जैसे रेट की ही बात करें तो पिछले 5 सालों में कितनी बार रेट बदला गया है और अभी फिर बात हो रही है कि अगले काउंसिल की मीटिंग में रेट बदली जाएगी। एक ये भी चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, जीएसटी लॉ हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इस नेचर का ट्राई हुआ है और ये इवॉल्विंग लॉ है, इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे जो एक इश्यूज हैं वो आते रहेंगे और लॉ इवॉल्व होता रहेगा। ये स्टैटिक चीज तो है नहीं। तो जो जो कठिनाइयां आई हैं, जो जो परेशानी आई हैं, वो इवॉल्व होके उसको आयरन आउट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है ये हेल्दी प्रैक्टिस है, इवॉल्व होके अच्छे की तरफ हमको बढ़ना होगा और ये अच्छी चीज है। चलिए संजीव सर, जेके मित्तल सर, राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस मुद्दे पे थोड़ी और जानकारी देने के लिए। देखिए पेचीदा मुद्दा है, थोड़ा गुड एंड क्या कहते हैं, गुड एंड सिंपल टैक्स है लेकिन पेचीदा होता जा रहा है। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे एक विशेष खबर के साथ। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए और 18 स्वदेश देखते रहिए।